हमें लगा कि शायद हमें उस कलश को सुरक्षित रखना चाहिए और हम उसे लेकर घर आ गए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। विवेक कहता है, क्या मतलब? राघव कहता है, मतलब ये कि उस कलश की वजह से ही महेश भाई साहब नहीं रहे और तुम्हारा परिवार तबाह हो गया। ये सुनकर विवेक के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सवालिया नजरों से राघव को देखने लगता है। क्या हुआ था इसके आगे? उस कलश ने कैसे सुहानी और विवेक के परिवार को खत्म कर दिया? राघव उस रात के बारे में आगे बताता है। उस रात हम काफी देर तक स्टडी रूम में बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे। शिवी भी स्टडी रूम में ही सो रही थी। रात के 12 बजे थे। अचानक से घर की लाइट चली गई। हमें समझ नहीं आया कि घर में इन्वर्टर होने के बाद भी लाइट्स बंद कैसे हो गई। मैंने रोशनी के लिए अपने पॉकेट में रखा माचिस जलाया। जैसे ही माचिस जला, उस रोशनी में मुझे अपने चेहरे के ठीक सामने वो काला साया दिखा और अगले ही पल किसी ने फूंक मारकर वो आग बुझा दी। मैं जोर से चीख पड़ा। मैंने चिल्लाते हुए महेश भाई साहब से कहा, वो साया यहीं है, हमें तुरंत शिवी को लेकर यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही भाई साहब शिवी की तरफ दौड़े और अंधेरे में ही उसे गोद में उठाकर घर से बाहर की तरफ भागने लगे। घर से बाहर जाते ही उन्होंने शिवी को अपने कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। जैसे ही वो जाने वाले थे, मैं भागते हुए उनके पास आया और उसी कार की पीछे की सीट पर बैठ गया। फिर भाई साहब ने कार स्टार्ट कर दी। हम शहर से बाहर की तरफ जाने लगे। तभी हमें पता चला कि वो साया हमारे साथ साथ चल रहा है। हमारी कार बड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन कभी उस कार के ऊपर से उसे मारने की आवाज आती तो कभी साइड से। शिवी ये सब देखकर बहुत डर गई थी। कुछ ही देर में कार कंट्रोल से बाहर हो गई। उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। शायद भाई साहब को ये एहसास हो गया था कि कार अब खाई में गिरने वाली है। उन्होंने शिवी को लेकर उस चलती हुई कार से बाहर कूदने का सोचा, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उनका हाथ स्टीयरिंग से चिपक गया है। उन्होंने अपना हाथ स्टीयरिंग से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने मुझसे कहा, राघव, तुम्हें शिवी को लेकर कार से बाहर कूदना होगा। मेरे बाद तुम शिवी की हिफाजत करना, वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि कार कभी भी खाई में जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। उस समय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने शिवी को पकड़ा और चलती कार से बाहर कूद गया। जैसे ही मैं कार से बाहर कूदा, वो कार खाई में गिर गई। और भाई साहब, ये कहते हुए राघव का गला भर आता है और वो आगे कुछ भी नहीं कह पाता। सुहानी भी ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसे पता चल जाता है कि जो सपना वो आज तक देख रही थी, वो उसकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज ही उसके पापा उससे हमेशा के लिए दूर हो गए हों। सुहानी की ये हालत देखकर निशा उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगती है। सुहानी को इस तरह से रोते देखकर युवराज को बहुत बुरा लग रहा था। वो सुहानी को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि खुद जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। खुद को कंट्रोल करते हुए युवराज जोर से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। कुछ देर यही सब चलने के बाद जब माहौल शांत होता है, तो विवेक राघव से कहता है, तो क्या उस रात सुहानी को बचाने के बाद आप उसे कश्मीर ले गए और आपने ही सुहानी को कुछ सालों के लिए आलोक शर्मा को सौंप दिया? विवेक के इस सवाल पर सब फिर से राघव को देखने लगते हैं। राघव ना में सर हिलाते हुए हैरानी से कहता है, नहीं, मैं शिवी को कश्मीर लेकर नहीं गया था। उस रात के बाद मैंने उसे सीधा 11 साल बाद शिमला में देखा। राघव के जवाब से सभी हैरान थे, सिवाय युवराज के। उसे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि शायद राघव सुहानी को कश्मीर लेकर नहीं गया था, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो हर महीने सुहानी की परवरिश के लिए
3 लाख रुपए दे सके। राघव का जवाब सुनकर सुहानी कहती है, अगर आप मुझे कश्मीर लेकर नहीं गए थे तो मैं कश्मीर कैसे पहुंची? राघव भी कंफ्यूज होकर कहता है, मैं नहीं जानता। निशा बौखलाहट के साथ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नहीं जानते? विवेक भी हैरानी से कहता है, हाँ अंकल, आप ही वो आखिरी इंसान थे जो सुहानी के साथ थे। फिर आपको कैसे नहीं पता कि सुहानी कश्मीर कैसे पहुंची? राघव इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। ये देखकर युवराज राघव से कहता है, तुम्हारे कार से बाहर कूदने के बाद क्या हुआ था? राघव उस पल को याद करते हुए कहता है, भाई साहब के कहने पर मैं उस कार से बाहर कूद गया था। वो कार 150 से ज्यादा स्पीड पर चल रही थी। शिवी को लेकर जब मैं उससे बाहर कूदा तब हम दोनों का सर एक पत्थर से टकरा गया था। इसके अलावा भी हमें बहुत चोटें आई थीं। इतनी चोटें आने के बावजूद मैंने शिवी को नहीं छोड़ा। शिवी तब तक बेहोश हो चुकी थी। चोटों की वजह से मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। मुझे बस ये पता था कि शिवी मेरे पास थी। कुछ देर बाद वहां एक कार आकर रुकी। उस कार से कोई बाहर निकला। जैसे कि मैंने बताया, मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। मुझे ये भी नहीं पता कि उस कार से कोई आदमी बाहर आया था या कोई औरत। वो बड़ी तेजी से मेरे पास आया और उसने शिवी को मुझसे छीनने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से शिवी को अपने पास ही रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैं घायल था। मैं उससे नहीं लड़ सका। उसने शिवी को मुझसे छीन लिया और उसे उठाकर अपनी कार में लेकर चला गया। मैं बस अपनी धुंधली आंखों से उसे शिवी को वहां से लेकर जाते हुए देखता रह गया। कुछ ही देर बाद मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर था और इस बात को 3 साल हो चुके थे। 3 सालों तक मैं कोमा में था। मुझे ये भी नहीं पता कि इस बीच मेरा इलाज किसने करवाया। पर ठीक होते ही मैं शिवी को ढूंढने निकल पड़ा। मैंने उसे पूरे हिमाचल में ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। राघव की बात सुनकर युवराज कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका फोन बजता है। फोन को देखते ही युवराज के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो फोन लेकर बाकी लोगों से कुछ दूर चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। बात खत्म होने पर युवराज जब अपना कॉल कट करता है तो उसका वो चेहरा जो कुछ देर पहले सवालों से परेशान था, अब बिल्कुल शांत हो चुका था। वो फिर से उन सभी के पास आता है और राघव से कहता है, अगर उस रात के बाद तुम सुहानी से मिले ही नहीं थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि सुहानी ही शिविका है? सुहानी भी राघव से यही सवाल करना चाहती थी। वो भी युवराज की बात से सहमत होकर कहती है, हाँ अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं ही शिविका हूँ? राघव उनके सवालों का जवाब देते हुए कहता है, जिस रात तुम पहली बार शिमला आई थी, उसी रात मैंने तुम्हें बस स्टैंड पर देखा था। तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, खासकर तुम्हारी आंखें जो बिल्कुल भाई साहब जैसी हैं। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि तुम ही शिविका हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर नजर रखना शुरू किया। उस रात जब तुम पैदल हॉस्टल की तरफ जा रही थी, जब उस साय ने तुम पर हमला किया और युवराज ने तुम्हें बचाया, तब मैं भी वहीं था। राघव के ये कहते ही सुहानी तिरछी नजरों से युवराज को देखती है। युवराज सुहानी से अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर सुहानी हल्के से मुस्कुरा देती है। उसने कई बार युवराज से कहा था कि युवराज ने ही उस रात सुहानी की जान बचाई थी, लेकिन युवराज ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। आज उसकी ये चोरी पकड़ी गई थी। राघव आगे कहता है, मैंने कई दिनों तक शिवी पर नजर रखी तो मुझे पता चला कि सुहानी ही शिविका है और वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। मुझे पता था कि अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे नहीं पहचान पाएगी, इसीलिए मैं शिवी के सामने नहीं आया। मैंने बस उसके आसपास रहकर उसकी हिफाजत की, लेकिन मैंने देखा कि कोई और भी था जो शिवी की हिफाजत कर रहा था।
हर बार वो मुझसे पहले आकर शिवी को बचा लेता था। ये कहते हुए राघव युवराज की तरफ देखता है और युवराज राघव से अपनी नजरें फेर लेता है। अब सभी को अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया था। सभी वहां शांत बैठे हुए सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी निशा परेशान होकर उठ जाती है। वो कुछ याद करते हुए कहती है, ओके फाइन, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। 200 साल पहले किसी ने किसी की आत्मा को जागृत किया था और वो आत्मा ये साया बनकर घूम रहा है। एक अघोरी ने उस साये को विशिंग वेल में कैद कर दिया। फिर कई साल बाद किसी ने फिर से उस साये को आजाद कर दिया। उस साये ने पहले सुहानी की मॉम को मारा और फिर उसके डैड को। रघु अंकल सुहानी को बचाने के लिए कार से कूद गए, लेकिन फिर कोई सुहानी को कश्मीर ले गया। उसने सुहानी को आलोक शर्मा को सौंप दिया और अब सुहानी वापस शिमला आ गई है, जो उस साये को खत्म कर सकती है, राइट? ये कहकर निशा सभी की तरफ एक एक करके देखती है। सभी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। आगे विवेक कहता है, तो फिर वो आदमी कौन था जो सुहानी को कश्मीर लेकर गया था? विवेक की बात का जवाब देते हुए युवराज कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवराज का जवाब सुनकर सब चौंक जाते हैं। सुहानी हैरानी से युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज सर, ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप ये जानना नहीं चाहते कि वो कौन है जो मुझे शिमला से दूर कश्मीर लेकर चला गया और उसने इतने सालों तक मुझे पालने के लिए पापा को इतने सारे पैसे दिए? युवराज कहता है, ये साफ है कि जो भी तुम्हें वहां लेकर गया था वो तुम्हें उस साये से बचा रहा था। मतलब वो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। शायद टाइम आने पर वो खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। हमें अभी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस साये को कैसे रोका जाए। That's it। युवराज की बात सुनकर सभी उससे सहमत होते हैं। युवराज राघव से कहता है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। युवराज के ऐसा कहते ही विवेक उसे टोकते हुए कहता है, नहीं, अभी नहीं। निशा कहती है, लेकिन क्यों? अब तो हम काफी कुछ जान चुके हैं। विवेक राघव को देखकर कहता है, आपने अब तक ये नहीं बताया कि उसने मेरे मम्मी पापा को क्यों मारा? विवेक के ये कहने पर राघव के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है जैसे वो कोई बहुत जरूरी बात बताना भूल गया हो। राघव कहता है, जिस शाम हमें वो अस्थियां मिली थी, उस शाम हम विजय की कार में थे। वो अस्थियां तुम्हारे पापा की कार में रह गई थी। उस साये ने वो अस्थियां पाने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा को मारा था। क्या वो अस्थियां उस साये की थी? निशा कहती है। राघव जवाब देते हुए कहता है, ये बात तो केवल शिवी ही बता सकती है, लेकिन अभी उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। राघव की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो सभी युवराज की कार से उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। युवराज ड्राइविंग सीट पर बैठे कार चला रहा था और बाकी के लोग कार में बैठे थे। कार के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। सभी इस वक्त राघव की बताई गई बातों के बारे में सोच रहे थे। सभी के मन में उस साये को लेकर अलग अलग सवाल और अलग अलग उलझनें थीं, जिनमें से कुछ का जवाब उन्हें मिल गया था, लेकिन कुछ का मिलना बाकी था। अब वो चारों किसी न किसी तरह से उस साये से जुड़ चुके थे। उस साये को खत्म करने के लिए उनके पास अपने मकसद थे। किसी का मकसद खुद को आजाद करना था, तो किसी का अपनों की मौत का बदला लेना। अब इनमें से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो सब उससे लड़ने के लिए तैयार थे। डिनर के कुछ देर बाद युवराज अपने घर की छत पर आता है। आज चांदनी रात थी और चांद की रोशनी पूरे शहर में फैली हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। छत पर आते ही युवराज का परेशान मन थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ आगे बढ़ने पर युवराज देखता है कि छत के दूसरे हिस्से पर कोई खड़ा है। वो और कोई नहीं, सुहानी थी, जो छत से शिमला के घने जंगल को देख रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।